दोस्तों, इस वीडियो में मैं शिक्षा के सांप्रदायिकीकरण, जिसके लिए एक अंग्रेज़ी में शब्द आया था सैफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ये शब्द मेरे ख्याल से पिछले 15-20 साल से हमारे समाज में चल रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ जो मूलभूत परिवर्तन करने की कोशिश आरएसएस परिवार जो हिंदुत्व की राजनीति के माध्यम से हिंदू राष्ट्र लाना चाहता है, उसकी कुछ जो नीतियों के कारण जो पिछले 3 साल में जब से मोदी सरकार आई है तब से वो कुछ हमें ज़्यादा स्पष्ट रूप से आक्रामक रूप में सामने दिख रहा है। मैं उसके बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि इस परिवार का हिंदुत्व की राजनीति का इतिहास पर एक बहुत बड़ा एम्फेसिस रहा है, जोर रहा है, और वो इसलिए कि ये एक अलग प्रकार का राष्ट्रवाद है। और यहाँ मुझे एक इतिहासकार के एक वाक्य की याद आती है। उन्होंने कहा था, हर एक राष्ट्रवाद अपना इतिहास तैयार करता है। यानी जिस प्रकार से अफीम के लिए खसखस की ज़रूरत है, एज ओपियम नीड्स ए पर्टिकुलर पॉपी, उसी प्रकार से राष्ट्रवाद को अपना एक इतिहास बनाना पड़ता है। यहाँ मैं कहूँगा उससे व्यापक जाकर कि ये राजनीति, इतिहास इसका एक केंद्र बिंदु है, इतिहास की समझ इसका एक केंद्र बिंदु है। उसके तरफ एक चारों ओर से ये एक दर्शन, सोचने का तरीका निर्माण करना चाहता है जो साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक सोच, तर्कपूर्ण सोच के पूरा विरुद्ध जाकर एक ऐसी समाज को सामने लाना चाहता है जिसमें जन्मजात ऊंच नीच हो, जिसमें इस प्रकार की समझ हो जहाँ एक धर्म और दूसरे धर्म का टकराव हमें दिखाई देता है। अब ये जो मैं बात कह रहा हूँ, वास्तव में मैं इसकी बात करूँगा एक मध्ययुगीन इतिहास से, क्योंकि हिंदू राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है वो हमें समझ लेना चाहिए। आज़ादी के आंदोलन के दौरान भारत में 3 प्रकार के राष्ट्रवाद सामने आए। एक राष्ट्रवाद था जो सबको जोड़ता था, सर्वसमावेशी, ऑल इंक्लूसिव, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। दूसरा राष्ट्रवाद था जिसकी शुरुआत हिंदू राजाओं, हिंदू जमींदारों से हुई, हिंदू राष्ट्रवाद, जिसने हिंदुत्व की राजनीति की नींव रखी। और तीसरा राष्ट्रवाद था मुस्लिम राष्ट्रवाद, इस्लामिक राष्ट्रवाद, जिसकी शुरुआत मुसलमान राजाओं और नवाबों से हुई। इन तीनों ने अलग प्रकार के इतिहास को सामने रखा। जैसे मुझे खुद बहुत आश्चर्य हुआ कि जब मैंने देखा, गांधी जी अपनी किताब हिंद स्वराज में लिखते हैं कि यहाँ के हिंदू मुसलमान राजा, हिंदू मुसलमान लोग साथ साथ रहते थे। अब ये मेरे लिए एक बड़ी डिस्कवरी थी कि महात्मा गांधी ने हिंदुत्व प्रकार के इतिहास को छोड़कर भारतीय इतिहास की जो समझ रखी वो मिली जुली परंपरा, मिली जुली लोगों से है। दूसरा इतिहास आया जो हिंदुत्व की राजनीति का था। इन्होंने कहा ये देश अनादिकाल से एक हिंदू राष्ट्र रहा है, और उसके निर्माण में उन्होंने एक विचारधारा सामने रखी। तीसरी विचारधारा जो आई मुस्लिम राष्ट्र की थी। मुस्लिम राष्ट्र के लोगों ने कहा कि जब से मोहम्मद बिन कासिम ने 8वीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण किया तब से यहाँ एक मुस्लिम राष्ट्र है। तो 3 प्रकार के राष्ट्रवाद, 3 प्रकार का इतिहास। मैं भी मुस्लिम राष्ट्रवाद की बात को अलग रख देता हूँ क्योंकि उसका ज़्यादा परिणाम पाकिस्तान में हुआ। भारत में जो परिणाम 2 प्रकार के राष्ट्रवाद, 2 प्रकार की समझ के बीच में संघर्ष हुआ। एक समझ जो राष्ट्रीय आंदोलन से आई, जो हमें हिंद स्वराज में देखने को मिलती है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के डिस्कवरी ऑफ इंडिया में देखने को मिलती है। ये यहाँ के सब धर्मों को इस एरिया का मानता है। ये मानता है कि सभी धर्मों में एक सह अस्तित्व था। लोगों में जो लड़ाई थी वो धर्म के कारण नहीं थी, लोगों में लड़ाई सत्ता के कारण थी। इसलिए हिंदू मुसलमान राजा साथ में भी रहते थे, लड़ाई भी करते थे। जैसे एक सरल समझ है, अकबर, राणा प्रताप, ये लड़ाई धर्म की लड़ाई नहीं थी। अकबर के साथ थे राजा मान सिंह और राणा प्रताप के साथ थे हकीम खान सूर। इसमें एक ही बात और जोड़ देता हूँ, शिवाजी और अफजल खान, ये लड़ाई भी धर्म के लिए नहीं थी। शिवाजी के साथ थे जो रुस्तम जमाल, मौलाना हैदर अली। अफजल खान के साथ थे कृष्णा जी भास्कर कुलकर्णी। तो ये समझ जो आई ये राष्ट्रीय आंदोलन से आई। अब हिंदू राष्ट्रवाद ने जो अपनी समझ बनाई, उन्होंने एक चित्र प्रस्तुत किया कि भारत अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र रहा है। हिंदू राष्ट्र में कोई समस्या नहीं थी, सब जातियां बराबर थी, स्त्रियों की पूरी आज़ादी थी,
तो समस्या कहाँ से पैदा हुई? समस्या पैदा हुई मुसलमानों के आने से। मुसलमान राजा यहाँ आए, उन्होंने धर्मांतरण करना चाहा, लोग उनसे डर के भाग गए, उनकी जातियाँ गिर गई। वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी। उन्होंने हिंदू स्त्रियों पर अत्याचार किया, स्त्रियों का दर्जा गिर गया। तो यहाँ एक तरीका था कि जिसमें समाज के अंदर की समस्याओं को बाहर डाल दिया जाता है, एक्सटर्नलाइजिंग द इंटरनल प्रॉब्लम्स। ये एक थ्योरी पे वो चला। खैर, मुस्लिम राष्ट्रवाद ने यही कहा कि ये देश तो मुसलमान राजाओं ने राज्य किया, हिंदू राजा तो कायर थे, वो शक्तिशाली नहीं थे। तो ये 3 प्रकार की समझ में चलते हैं। अब हिंदू राष्ट्रवाद वाली जो विचारधारा है वो पिछले 15-20 साल से बहुत सतह पे आ रही है, और इससे सबसे पहला जो काम किया, मध्ययुगीन इतिहास को एक अलग तरीके से बताने की कोशिश की। ये नहीं बताया गया भक्ति और सूफी परंपरा थी, ये नहीं बताया गया औरंगज़ेब के दरबार में काम करने वाले 34% अधिकारी हिंदू थे, ये बताया गया औरंगज़ेब ने एक मंदिर को तोड़ा, ये नहीं बताया गया औरंगज़ेब ने 10 मंदिरों को दान दिया गया। तो ये जो चीज़ें चली रही, तो इस परिवार ने अपने इस इतिहास को बढ़ाने का सबसे पहला काम जो किया वो आरएसएस की शाखाओं के माध्यम से। जो 5 साल से 15 साल के बच्चे शाखाओं में जाते हैं, उनके दिमाग में इस प्रकार का इतिहास डाला गया जो वास्तविक भारतीय इतिहास से पूरा दूर है। पूरे इतिहास को जो अंग्रेज़ों ने यहाँ इंट्रोड्यूस किया था, कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। हिंदू वर्सेस मुसलमान, हिंदू राजा वर्सेस मुसलमान, ईविल मुस्लिम्स वर्सेस गुड हिंदू, ये एक आरएसएस शाखाओं के माध्यम से जो बात फैलाई गई, उसको बाद में एकल विद्यालय, एक शिक्षक के द्वारा चलाए गए विद्यालय, सरस्वती शिशु मंदिर, इनके माध्यम से समाज के एक बड़े तबके में ले जाया गया, और इनके जो प्रकाशन थे उनमें इस प्रकार के इतिहास की समझ को विस्तृत किया गया। इसमें दूसरे कदम में मैं बताना चाहूँगा, 1998 में जब वाजपेयी जी की एनडीए सरकार आई तो उसमें मुरली मनोहर जोशी जी, ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, शिक्षा विभाग जिसके अंडर में था, उसके इंचार्ज थे। उन्होंने जो काम किया उसी को सैफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन कहा जाता है। पहला काम क्या किया उन्होंने? एक तो इतिहास की जो समझ थी, जो आरएसएस शाखाओं में समझ चलती है, उस समझ को किताबों में लाने की कोशिश की। दूसरा काम उन्होंने किया, जो यहाँ की तथाकथित ब्राह्मणवादी परंपरा है उसको हिंदू धर्म के नाम पे, राष्ट्रीयता के नाम के हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे विद्यालयों में, हमारी किताबों में लाने की कोशिश की। उसके 2 बड़े मैं उदाहरण बताना चाहता हूँ। एक पौरोहित्य प्रीस्ट क्राफ्ट नाम के कोर्सेज़ को यूनिवर्सिटी में लागू किया गया। मैं छोटी सी अपनी बात बताना चाहता हूँ कि धर्म का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वह नैतिक मूल्य, मॉरलिटी, समाज में जीने का तरीका, और कर्मकांड, पौरोहित्य, ये समाज में धर्म का केंद्रीय भाग नहीं होता। पर धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले लोग वो हिंदू धर्म के नाम पे करें, इस्लाम के नाम पे करें, क्रिश्चियन धर्म के नाम पे करें, बुद्ध धर्म के नाम पर करें, वो कर्मकांड को ज़्यादा महत्व देते हैं, इसलिए पौरोहित्य को यूनिवर्सिटीज़ में लाया गया। दूसरी मज़ेदार बात ये हुई, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के आधार पे यूनिवर्सिटीज़ में शिक्षा को बदलने की कोशिश की। अब एक विज्ञान के आधार पे मैं जानता हूँ, एक तरफ हमारे मॉडर्न फिज़िक्स है, एस्ट्रोनॉमी है। एस्ट्रोनॉमी के एरिया में भी भारत के दार्शनिकों ने योगदान दिया है, पर एस्ट्रोनॉमी को नहीं लाया गया। एस्ट्रोलॉजी जो हमारे कर्मकांड का एक सप्लीमेंट है वो लाया गया। और उसका मज़ेदार उदाहरण ये था कि इसमें एक तरफ तो शनि को एक अलग प्रकार का ग्रह बताया जाता है, राहु केतु हैं, ये हमारे जहाँ के जो एस्ट्रोनॉमी सेंटर्स हैं उनमें तो हमको कहीं देखने को नहीं मिलता। और दूसरा एक पौरोहित्य में एक कर्मकांड था जिसको कहते हैं पुत्र कामिष्टि यज्ञ। कोई भी पितृसत्तात्मक समाज में विश्वास रखने वाला पुत्रों को ज़्यादा महत्व देता है, और इसलिए भारतीय समाज की जो पुरानी परंपरा में पुत्र की कामना करने वाले लोगों को एक यज्ञ करना पड़ता था। वो यज्ञ किया तो आपको पुत्र की प्राप्ति हो गई। अब आधुनिक विज्ञान जिसको मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ ये बताता है पुत्र और पुत्री इस बात पे आधारित नहीं होते कि ग्रह किस दशा में हैं। पुत्र और पुत्री जो प्राप्त होते हैं वो पुरुष के
एक्स या वाई क्रोमोसोम के आधार पे तय होते हैं। इसमें और किसी ग्रह का कोई रोल नहीं होता जो हमको मेडिकल साइंस बताता है। पर खैर, इन कोर्सेज़ को लाया गया और इन कोर्सेज़ के आधार पे पूरे सिलेबस को बदलने की एक कोशिश की गई। खैर, अब पिछले 8-10 साल से जो कोशिशें चल रही हैं संघ परिवार के द्वारा, आरएसएस कंबाइन के द्वारा, उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को सामने खड़ा किया। उसमें एक चीज़ जो बहुत न्यूज़पेपर्स में आई थी, मीडिया में आई थी, वो एक बत्रा नाम के सज्जन हैं, बत्रा नाम के जो एक आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने वेंडी डोनिगर की एक किताब हिंदूज़ ए अल्टरनेटिव हिस्ट्री को उन्होंने पेंगुइन से बातचीत करके इस किताब को बाज़ार के बाहर कर दिया। क्यों बाज़ार से बाहर कर दिया? ये किताब हिंदू अल्टरनेटिव हिस्ट्री दो चीज़ों को बहुत महत्व देती है, और वो दो चीज़ें क्या हैं? एक, प्राचीन भारत में दलितों की क्या दशा थी। नंबर 2, औरतों का जीवन कैसे था। अब मुझे लगता है कोई भी समाज की प्रगति के लिए इन दो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो बत्रा जी ने इस किताब को इसी आधार पे पीछे किया, और ये जो नई समझ लाने की कोशिश की जा रही है वो बत्रा की बहुत सारी किताबें, 9 किताबें हैं जिनके 42,000 सेट गुजरात के स्कूलों में आज चल रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से एक इतिहास की समझ प्राचीन काल से दी जाती है। प्राचीन काल में क्या बताया जाता है? एक, अनादिकाल हिंदू राष्ट्र। मैं ये बता दूं कि हिंदू शब्द अनादिकाल में नहीं था, हिंदू शब्द 8वीं शताब्दी से आता है। दूसरा, जिस भी इतिहास में पुरानी जाति व्यवस्था और मनुस्मृति के सिद्धांतों का उल्लेख है, ये उस इतिहास में से इन बातों का सफाया करना चाहते हैं। छुआछूत, ऊंच नीच, स्त्रियों की बुरी परिस्थिति, ये जहाँ समाज में आती है वो दे वांट टू सैनिटाइज द बुक्स फ्रॉम दोज पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स। यानी ये बताना चाहते हैं कि हमारे समाज में कोई समस्या नहीं थी। मैं इतनी बात ऐड करना चाहता हूँ, हर एक समाज में हर समय पे कुछ न कुछ समस्याएं रहती हैं। कोई आदर्श समाज आज तक दुनिया में कहीं नहीं हुआ, और जहाँ ख़ास तौर से ब्राह्मणवाद का प्रभाव रहा है वहाँ ये दो चीज़ों का बहुत है। तो किताबों में अभी जोर क्या है कि एक, आप ब्राह्मणवाद शब्द इस्तेमाल मत करो, उसके लिए शब्द इस्तेमाल करो हिंदू। और दूसरा, इसकी जो कमज़ोरियाँ थी, जो गलतियाँ थी, उनको एक छिपाने की कोशिश करो। तो इस कोशिश के चलते अब, क्योंकि एनडीए सरकार, इसमें पहले एमएचआरडी मिनिस्ट्री स्मृति ईरानी जी थी, तो उन्होंने आरएसएस से उनका बहुत मेलजोल चल रहा था, और आरएसएस ने इस दिशा में कई संगठनों को खड़ा किया है, और एक प्रोजेक्ट का उन्होंने नाम दिया है प्रोजेक्ट भारतीयकरण। अब प्रोजेक्ट भारतीयकरण में एक उन्होंने शिक्षा न्यास बनाए हुए हैं, अध्यापक संघ बनाए हुए हैं। इनका सबका काम ये है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, केंद्रीय यूनिवर्सिटी में, नंबर 1, सिलेबस को बदला जाए, कंटेंट को बदला जाए, उसके अंदर जो चीज़ें हैं उनको ऐसा प्रस्तुत किया जाए जहां हिंदू समाज की श्रेष्ठता, मुसलमानों का खराब होना, ये समाज में फोकस किया जाए। तो 1 इज़ द फोकस ऑन कंटेंट, और यहाँ कंटेंट में जो साइंटिफिक टेम्पर है, रैशनल थिंकिंग है, उसको अलग करके इन चीज़ों को लाया जाए। और ये उदाहरण जो दिखता है, दूसरी इस जगह दिखता है कि ये सरकार के आने के बाद एनसीईआरटी हो, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च हो, ऐसे लोगों को रखा जा रहा है जो इस पूरी विचारधारा में विश्वास रखते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च में वाई सुदर्शन राव जी को चेयरमैन बनाया गया। सुदर्शन राव जी का एकेडमिक कंट्रीब्यूशन, जिसको एकेडमिक वर्ल्ड में कहते हैं रिसर्च पेपर, रिसर्च वर्क, ऐसा कुछ नहीं है। वो ब्लॉग लिखते हैं। उनके ब्लॉग्स में दो चीज़ें ज़्यादा हैं। एक कि रामायण और महाभारत ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, और दूसरा उन्होंने कहा कि कास्ट सिस्टम कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं थी। तो ये हमको एक दिस गिव्स अस ए विंडो, ये हमको एक बताता है कि किस प्रकार की सोच को इतिहास के माध्यम से डालने की कोशिश की जा रही है। और जब से सुदर्शन राव जी आए हैं, मेनली जो पूरा ऐतिहासिक रिसर्च है उसका एक ही गोल है कि यहाँ जो प्रचलित माइथोलॉजी, पौराणिक ग्रंथ हैं, उनको कैसे हिस्टोरिसाइज, उनको कैसे इतिहास का रूप दिया जाए। मैं मानता हूँ बाकी विज्ञान की तरह इतिहास भी विज्ञान है, उसके सबूत होते हैं, उसके इंटरप्रिटेशन होते हैं, और एक प्रकार से माइथोलॉजी की अपनी जगह हमारे जीवन में है। माइथोलॉजी में सच गलत कुछ नहीं होता,
उसकी जगह हमारे जीवन में होती है, पर अब पूरी कोशिश चल रही है कि माइथोलॉजी को सच बनाकर प्रस्तुत किया जाए। इसके आगे मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, इनके लिए डिफरेंट अलग अलग प्रकार के प्लेटफॉर्म्स, मंच खड़े किए जा रहे हैं कि ये विचारों का शिक्षा के क्षेत्र में शिशु मंदिर से लेकर यूनिवर्सिटी तक एक पैटर्न बनाया जाए। और उस पैटर्न की समझ जो बीच में आई थी, वो तब आई थी जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बम्बई में एक अस्पताल का उद्घाटन करने आए, और उन्होंने जो कहा वो पूरी ये जो सोच चल रही है शिक्षा के क्षेत्र में, उसके एक निचोड़ के रूप में देखना चाहिए। उन्होंने क्या कहा, ठीक है आप लोग मॉडर्न साइंस की बात कर रहे हो, अरे पर हमारे एंशिएंट साइंस में भी क्या क्या चीज़ें थी। हमारे यहाँ तो ऐसा था कि जैसे गणेश जी को आप देखो तो निश्चित रूप से कोई प्लास्टिक सर्जन रहा होगा एंशिएंट इंडिया में। अब ये बड़ी हास्यास्पद बात है, एक देश का प्राइम मिनिस्टर इस प्रकार की बात करे कि प्राचीन भारत में प्लास्टिक सर्जरी थी, प्राचीन भारत में जेनेटिक साइंस था। अब तो ये चीज़ों को भी किताबों में लाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पुष्पक विमान थे, और हमारे पुष्पक विमान आज की एयरलाइन से आगे थे भाई। आपका एयरलाइंस तो एक शहर से दूसरी जगह जाता है, हमारे जो पुष्पक विमान थे वो एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक जाते थे। मामला सॉल्व हो गया। जेनेटिक साइंस, मैंने भी थोड़ी बहुत बायोलॉजी पढ़ी है। जेनेटिक साइंस में अब कर्ण कुंती के कान से पैदा हुआ, मतलब बहुत बड़ा जेनेटिक साइंस का डेवलपमेंट होगा। कौरव जो थे, कौरव गांधारी को पुत्र नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने एक जो जन्म दिया, वो जन्म दिया एक मांस के गोले को। तो द्वापायन ऋषि ने वो गोले को घी में रखा, ठंडा रखा, बाद में 2 साल बाद उसके 100 टुकड़े किए, उससे 100 कौरव हो गए। ये जो फैंटेसी फिक्शन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और उसमें बहुत मज़ा भी आता है, पर उसको विज्ञान के रूप में हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे दूसरी जगहों पर सामने डालना निश्चित रूप से हमारे भारतीय संविधान के उस मूल्य के खिलाफ हैं जो कहता है कि वी शुड ट्राई टू प्रमोट साइंटिफिक टेम्पर इन आवर सोसाइटी। ये पूरी चीज़ें वैज्ञानिक सोच, तार्किक सोच के पूरा उल्टा जाकर एक अलग प्रकार का चित्र हमारे समाज में प्रस्तुत करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी परंपराओं में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। चार्वाक है, चरक है, अंकगणित का विकास है, आर्यभट्ट हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनका दुनिया की समझ में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, पर जिन चीज़ों को लाने की कोशिश की जा रही है, कुंती के कान से कर्ण पैदा हुआ, गांधारी के पेट से 100 कौरव निकले, और फिर अलग ग्रहों तक हम लोग जाते थे, पुष्पक विमान सेवा थी। ये मेरे ख्याल से हमारे देश के विज्ञान को, हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को बहुत पीछे ले जाने की कोशिश है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो तर्क इस प्रकार की चीज़ों को, इतिहास को प्रस्तुत किया जा रहा है, तो उसमें से जो चीज़ें जाति व्यवस्था से जुड़ी हुई है, जो व्यवस्था स्त्रियों के दुय्यम दर्जे से जुड़ी है, उनको एक निकाल कर इन चीज़ों को विदेशी आक्रामकों पर डालने की कोशिश है, जो मेरे ख्याल से हमारे समाज की प्रगति के लिए सही नहीं है। इसी एजुकेशन में एक और चीज़ डालने की कोशिश की जा रही है। एक तौर से ये नकारना कि यहाँ छुआछूत थी, दलित व्यवस्था, दलितों की समस्या थी, उसी के साथ साथ भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर को भी कोऑप्ट, समाहित करने की कोशिश की जा रही है। मुख्य रूप से इतना बताना चाहूँगा कि डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा हमने समता, लोकतंत्र, वैज्ञानिक सोच की तरफ ले जाती है, और जो सोच को आज प्रतिनिधित्व किया जा रहा है वो वैज्ञानिक सोच के खिलाफ है, समरसता की बात करती है, और एक ऐसे इतिहास की बात करती है जिसमें जो एक पूरी तौर से काल्पनिक गढ़ा जा रहा इतिहास है, जिसका भारत की सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है।